Good morning students, myself Renu Soren, teacher of St. Michael's Academy, बेतिया. Welcome to e-learning classes. बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 8 की कस्तूरी पुस्तक से फूस की रात का भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ. पहले भाग में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार हल्कू अपनी गरीबी से परेशान है और उसके पास वो जितनी भी मेहनत करता है कुछ भी उसके पास बचता नहीं है. यहाँ तक कि ठंड में ओढ़ने के लिए उसके पास एक कंबल भी नहीं है और जाड़ा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है. हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, अब तब जाड़ा ना लगेगा. जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया. हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी. चिलम पीकर हल्कू और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब के सो ही जाऊंगा. पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा. बड़ा ही मन जो है उसने चिलम पीने के बाद उसने अपना निश्चय कर लिया कि अब मैं लेट रहा हूँ तो मैं सो ही जाऊंगा, अब के सो ही जाऊंगा. पर एक ही क्षण में उसका मन जो है वो कांपने लगा. ठंड से उसे कंपन होने लगी. कभी इस करवट लेटता था तो कभी उस करवट लेटता था, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसके छाती को दबाए जा रहा था. अर्थात ज्यों-ज्यों रात बीत रही थी वैसे वैसे वो ठंड बढ़ती जा रही थी और हल्कू परेशान होता जा रहा था. किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया. कुत्ते की देह से ना जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर उसे अपनी गोद में चिपकाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला. जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक ना थी. अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को ही वह इतनी तत्परता से गले लगाता. वह अपनी दीनता से आहत ना था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया. नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था. सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई. इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी. वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा. हल्कू ने उसे कई बार बुलाया पर वह उसके पास ना आया. हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा. एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता. कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछाल मार रहा था. अब सहसा ही वो जो कुत्ता था वो दौड़ दौड़ करके झपट करके वो क्या कर रहा था, भौंक रहा था और उसके छाती में कर्तव्य का जो अरमान था वो उछल रहा था. 1 घंटा और गुजर गया. रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया. हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसने छिपा लिया. फिर भी ठंड कम न हुई. ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है. उसने झुक झुक कर आकाश की ओर देखा. अभी कितनी रात बाकी है. सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े हैं. ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा. अभी पहर से ऊपर रात. हल्कू के खेत में कोई एक गोली टप्पे पर आमों का एक बाग था. पतझड़ शुरू हो गई थी. बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था. हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोर लूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं. रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत. अब ऐसा ही हल्कू के मन में आता है कि मैं सूखे पत्तियों को बटोर करके उसमें आग लगाकर अपने शरीर को कुछ गर्माहट दे सकूं. कौन जाने कौन जानवर छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता. उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला. जबरा ने उसे जाता देखा तो पास आया और दूं हिलाने लगा.
हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरा, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे फिर आकर सोएंगे, अभी तो रात बहुत बाकी है। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चल दिया। बगीचे में घुप अंधेरा छाया हुआ था और उस अंधकार में निर्दयी पावन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थीं। एकाएक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुआ आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक है जबरा, तुम्हारी नाक में कुछ सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं से एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, वह उसे निचोड़ रहा था। किसी तरह से उसने अपने लिए हल्कू ने अपने लिए आग का प्रबंध किया। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा सी देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुर जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देना चाहता था। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था और उस आग से हल्कू को बहुत राहत महसूस हो रही थी। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सोकर ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा कर ना रख सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब तो ठंड नहीं लग रही है। जबरा ने कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती रहेगी। इस प्रकार से उसने आग को जला करके जो ठंड उसके अंदर लग रही थी उसकी हड्डियों को कपा रही थी, आग को इकट्ठा करके उसने अपने शरीर के अंदर गर्माहट और गर्मी उत्पन्न की। बच्चों, आगे नेक्स्ट क्लास में अब मैं आगे का भाग बढ़ाऊंगी।